तो आज के एडिटोरियल की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि ये एडिटोरियल किस बारे में है। अभी हाल ही में क्या देखने को मिला कि द वायर ये क्या है, एक डिजिटल पब्लिकेशन है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जो है या एडिटोरियल जो है वो पब्लिश किया गया और द वायर ने अपनी रिपोर्ट में एक व्यक्ति हैं अमित मालवीय। कौन है अमित मालवीय? ये अमित मालवीय जो हैं बीजेपी के नेशनल आईटी डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो द वायर ने अमित मालवीय के खिलाफ जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की, यानी कि एक रिपोर्ट जो है इन्होंने छापी द वायर ने, और उस रिपोर्ट में इन्होंने ये दावा किया कि जो अमित मालवीय हैं उनके पास कुछ विशेष अधिकार हैं जिनके तहत वे क्या कर सकते हैं कि भाई सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यहाँ से वे किसी भी पोस्ट को हटवा सकते हैं। यानी कि किसी भी पोस्ट के खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पोस्ट को हटवा सकते हैं। इस तरह की बात जो है वायर के द्वारा पब्लिश की गई। इसके बाद में क्या हुआ, जो ये अमित मालवीय हैं इन्होंने द वायर के खिलाफ जो है डिफेमेशन केस कर दिया कि भाई द वायर ने जो कुछ भी पब्लिश किया है ये झूठा है, फैब्रिकेटेड है और ये मुझे डिफेम करने के लिए किया गया है। अब इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे और जो भी अन्य पहलू हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे कि भाई पूरा मामला क्या हुआ, क्या है कहानी। अब ये जो द हिंदू का एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं इसमें किन बातों को रखा गया है? इसमें दो बातों को रखा गया है। एक तो ये कि भाई जो एडिटोरियल्स होते हैं या फिर न्यूज़पेपर है या डिजिटल पब्लिकेशन है, इनका देखो मुख्य काम क्या है? क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना इनका मुख्य काम है। अब मान लो किसी भी पॉइंट पे लेके और इन्होंने कुछ भी लिखा और उसके खिलाफ जो है डिफेमेशन केस चला दिया, तो ये भी गलत है, मतलब है ना। ज़्यादा इस तरह से आप किसी भी छोटी सी भी बात को उठा के और आपने तुरंत डिफेमेशन केस लगा दिया। दूसरी बात ये भी गलत है कि आप किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ लिखने जा रहे हो तो जो कुछ भी आप लिख रहे हो तो आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए किसी भी चीज़ के। वहाँ जल्दबाजी में आपको कुछ नहीं लिख देना चाहिए। हैवी हैंडेड हरी, हैवी हैंडेड का मतलब क्या होता है? हैवी हैंडेड एक्शन का मतलब होता है जो एक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से लिया जाए, सख्त तरीके से लिया जाए। हैवी हैंडेड, हरी का मतलब हो गया जल्दबाजी। तो कुल मिला के बहुत ही भारी भरकम जल्दबाजी या बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से की गई जल्दबाजी। तो कुल मिला के यहाँ ये बात भी कही गई है कि भाई आप जब कुछ भी पब्लिश करते हो तो उसकी पर्याप्त जानकारी आपके पास होनी चाहिए, है ना। इस तरह की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। और भी सारी बातें हम जो है इस एडिटोरियल के दौरान देखेंगे। पेरिल्स का मतलब है खतरे, इस पेरिल्स का मतलब होता है खतरे। ऑफ एडिटोरियल लैक्सिटी, देखो लैक्सिटी का मतलब होता है ढिलाई बरतना, उसको कहते हैं लैक्सिटी। लैक्सिटी का मतलब है कि आपका जो बिहेवियर है उसमें आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, सही तरीके से आपने जो है यानी कि जो काम आपने किया है उसमें केयरलेसनेस झलकती है, लापरवाही दिखाई देती है, तो उसको कहते हैं लैक्सिटी, है ना। तो लैक्सिटी का मतलब हो गया एक तरीके से ढिलाई, ठीक है ना, कि प्रॉपर तरीके से ध्यान न देना। आर ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब है बिल्कुल स्वाभाविक होना, बिल्कुल क्लियर होना, बिल्कुल स्पष्ट होना। तो कुल मिला के एडिटोरियल का मतलब होता है संपादकीय, संपादक के द्वारा जो लेख लिखा जाता है उसको बोलते हैं एडिटोरियल। पेरिल्स ऑफ एडिटोरियल लैक्सिटी आर ऑब्वियस, तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल स्पष्ट है कि एडिटोरियल जो लिखा जाता है और एडिटोरियल लिखने के दौरान किसी भी तरह की अगर ढिलाई बरती जाती है यानी कि प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जाता तो इसके कई खतरे हो सकते हैं। बट लेकिन डिफेमेशन, डिफेमेशन का मतलब है मानहानि, शुड बी डीक्रिमिनलाइज। डीक्रिमिनलाइज का मतलब होता है कि किसी को अपराध की कैटेगरी से बाहर करना। अभी वर्तमान में क्या है कि जो डिफेमेशन है इसको हमने क्रिमिनलाइज कर रखा है,
यानी कि आपके खिलाफ कुछ कहा गया और आप जो है अदालत में जा सकते हो इस बात के लिए कि भाई आप कह सकते हो कि भाई मेरा जो है एक तरीके से कह सकते हो कि भाई मुझे डिफेम करने की कोशिश की गई है और आप डिफेमेशन का केस दायर कर सकते हो। वो बात कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी बात लेके भी आप कह सकते हो कि भाई ये मेरे खिलाफ कही गई बात है और मेरी मेरी जो है मानहानि करने की कोशिश की गई है। आप हर्जाना मांग सकते हो या फिर कोई अन्य कंडीशन रख सकते हो। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि बट डिफेमेशन शुड बी डीक्रिमिनलाइज्ड, कि ये जो डिफेमेशन है इसको डीक्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए। डीक्रिमिनलाइज किया जाने का मतलब है कि भाई इसे अपराध की कैटेगरी से बाहर किया जाना जरूरी है, डिफेमेशन को, है ना। आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो है किसी पे भी कुछ भी उसकी आलोचना की थोड़ी बहुत और वो जो उसने डिफेमेशन का केस कर दिया। तो देखो दोनों बातें यहाँ एडिटोरियल में कही गई हैं। पहली बात तो ये कि संपादकीय ढिलाई जो बरती जाती है उसके खतरे ये बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो कुल मिला के जब कोई भी एडिटोरियल लेख लिखा जाता है तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके सावधानी बरती जानी चाहिए। और दूसरी बात कि ये जो डिफेमेशन है, ये जो मानहानि के जो भी ये किस तरह के जो केसेस हैं, इनको डीक्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए, शुड बी डीक्रिमिनलाइज। इन्हें अपराध की कैटेगरी से बाहर किया जाना चाहिए। अब देखते हैं व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन, जब देयर इज़ अ ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, बहुत ही सीरियस। लैप्स का मतलब है खामी, त्रुटि, कोई चूक हो जाए आपसे, है ना, उसको बोलेंगे लैप्स, चूक हो जाए आपसे कोई। इन एडिटोरियल जजमेंट, कि मान लो आपने कोई एडिटोरियल लिखा, जजमेंट का मतलब है आप किसी चीज़ को जज कर रहे हो, ठीक है, आप कोई निर्णय करना चाह रहे हो। तो जब एडिटोरियल जजमेंट किया जाता है यानी कि आप एडिटोरियल के माध्यम से किसी चीज़ को जज करते हो और उसमें कोई गंभीर चूक आपसे हो जाती है, तब क्या होता है, एंड समथिंग फॉल्स गेट्स पब्लिश्ड, और मान लो आपसे कुछ गलत जो है वो प्रकाशित हो जाता है, एंड समथिंग फॉल्स, झूठा, गेट्स पब्लिश्ड। क्या होता है जब एडिटोरियल जजमेंट में कोई चूक हो जाती है और कोई झूठी बात जो है वो प्रकाशित हो जाती है। इफ़ द रिपोर्ट इज अगेंस्ट समवन, और मान लो जो रिपोर्ट एडिटोरियल में छापी गई है वो किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है हु वील्ड्स इन्फ्लुएंस। देखो इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव। अब देखो ये फ्रेज वील्ड इन्फ्लुएंस या फिर वील्ड पावर, इसका मतलब होता है कि अन्य लोगों के ऊपर बहुत अधिक आपका प्रभाव है, आपकी पावर बहुत ज़्यादा है। तो मान लो कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, हु वील्ड्स इन्फ्लुएंस, इसका मतलब है कोई व्यक्ति जिसकी पावर या जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उसके खिलाफ मान लो आपने कोई रिपोर्ट लिखी है। एंड द मीडिया इंस्टीट्यूशन, और जिस मीडिया इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिस मीडिया पब्लिकेशन के द्वारा ये रिपोर्ट लिखी गई है, कंसर्न का मतलब है संबंधित, यानी कि जिस मीडिया इंस्टीट्यूशन है ना, यानी कि जो भी संबंधित मीडिया इंस्टीट्यूशन है जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, वो मीडिया इंस्टीट्यूशन जो है इज़ अ नॉन क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट। और मान लो वो मीडिया इंस्टीट्यूशन जो है नॉन का मतलब है जिसके बारे में सबको पता है, नॉन का मतलब है ज्ञात, क्रिटिक का मतलब है आलोचक ऑफ द गवर्नमेंट। और मान लो वो मीडिया इंस्टीट्यूशन जो है वह सरकार का आलोचक है और इसके बारे में सबको पता है, तब क्या होता है भाई। देखो यहाँ पे एडिटोरियल की शुरुआत की गई, बताया गया कि भाई व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ ग्रेव लैप्स इन एडिटोरियल जजमेंट, कि एडिटोरियल जजमेंट के दौरान मान लो कोई चूक हो जाए, तब कोई चूक हो जाए तो क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, और इसके मान लो कोई झूठी बात जो है पब्लिश हो जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और यदि रिपोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लिखी जा रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, इसके अलावा मीडिया इंस्टीट्यूशन जो है वो मीडिया इंस्टीट्यूशन इस बात के लिए फेमस है कि यह मीडिया इंस्टीट्यूशन सरकार का आलोचक है, तो द कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है परिणाम, खास करके नेगेटिव परिणाम। माइट शायद, टर्न आउट का मतलब है साबित होना, टू बी होना, डिसप्रपोर्शनेटली सीवियर का मतलब है बहुत ही गंभीर, और डिसप्रपोर्शनेटली, देखो कोई भी चीज़ प्रोपोर्शन में है इसका मतलब है अनुपात में होना, है ना, अनुपातिक स्थिति में होना, ठीक है। तो कुल मिला के अगर इस तरह की कंडीशन बनती है
कि रिपोर्ट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लिखी गई जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, और ऐसे मीडिया इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिपोर्ट लिखी गई जो कि जिसके बारे में ये बात ज्ञात है कि ये मीडिया इंस्टीट्यूशन सरकार का आलोचक है। तो इसके परिणाम जो हैं वे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं, और ये जो परिणाम हैं ये डिसप्रोपोर्शन में हो सकते हैं। ठीक है ना भाई, देखो एक तो क्या होता है कि आपने कोई अपराध किया, तो जो आपने अपराध किया है उसके प्रोपोर्शन में ही तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी आपने 5 रुपए की चोरी की और आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई उसी के तो ये बात कही गई है यहाँ पे ना कि भाई अगर इस तरह का केस कोई बनता है तो इसके जो परिणाम हैं वे काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो कि गंभीर हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिसप्रोपोर्शन में हो सकते हैं, गैर आनुपातिक हो सकते हैं। अब इस कहानी को बताया गया है पूरी की क्या बात हुई है। डिजिटल पब्लिकेशन द वायर, कि डिजिटल पब्लिकेशन द वायर फाइंड्स इटसेल्फ का मतलब है कि द वायर डिजिटल पब्लिकेशन जो है अपने आप को पाता है इन प्रेसाइसली का मतलब होता है सटीक रूप से, दिस प्रेडिकामेंट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कि अब देखो ये जो एडिटोरियल हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ तक क्या किया गया, भूमिका बनाई गई है ना कि भाई क्या बात एडिटोरियल कहना चाहता है उसकी भूमिका बनाई गई, और अब एडिटोरियल के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि ऐसा ही हुआ है अभी हाल ही में, क्या कि द वायर ने जो है किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ जो है अपना लेख लिखा, और द वायर जो है इस बात के लिए फेमस है कि भाई ये एक सरकार का आलोचक है। तो डिजिटल पब्लिकेशन द वायर जो है वह बिल्कुल सटीक रूप से अपने आप को इसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाता है, यानी कि द वायर इसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। आफ्टर अ सीरीज ऑफ इट्स स्टोरीज, कि द वायर के द्वारा क्या किया गया, कई स्टोरीज जो है वो पब्लिश की गई है ना। स्टोरीज का मतलब है यहाँ पे लेख है ना, समाचार पत्र में जो लेख लिखे जाते हैं ना, चाहे वो डिजिटली लिखे जाएं या फिर आप कह सकते हो कि न्यूज़पेपर में लिखे जाएं, तो उनको कहा जाता है स्टोरीज, लेख। आफ्टर ए सीरीज ऑफ स्टोरीज हैज़ बीन डिसक्रेडिटेड। देखो डिसक्रेडिट का मतलब क्या होता है, डिसक्रेडिट का मतलब होता है कि भाई आपने क्या किया, डिसक्रेडिट का मतलब है कि आप क्या करते हो कि किसी चीज़ की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करते हो। देखो क्रेडिट का मतलब है, जैसे हम कहूँ कि भाई ये स्टोरी जो है वो क्रेडिटेबल है, यानी कि विश्वसनीय है। किसी चीज़ को आपने डिसक्रेडिट कर दिया, तो डिसक्रेडिट करने का मतलब है कि भाई लोगों को आपने ये बताया कि भाई इसके ऊपर डाउट किया जा सकता है ना, लोगों को आप पर्याप्त कारण देते हो कि भाई ये जो है डाउट की कैटेगरी में है ये बात है ना, तो उसको बोलेंगे डिसक्रेडिट कर देना। ठीक है, तो आफ्टर ए सीरीज ऑफ स्टोरीज हैज़ बीन डिसक्रेडिटेड, ड्यू टू का मतलब है के कारण, वाट इट एडमिट्स इज फैब्रिकेटेड एविडेंस। भाई क्या किया गया है कि जो वायर ने जो भी स्टोरीज़ पब्लिश की हैं उनके बारे में कहा गया है कि ये जो स्टोरीज़ हैं ये स्टोरीज़ जो है झूठी है। ठीक है, एक तरीके से क्यों, वाट इट एडमिट्स। अब देखो द वायर जो है वो इस बात को स्वीकार करता है कि वायर ये मानता है कि भाई जो कुछ वायर के खिलाफ कहा गया है वो क्या है, इज़ बेस्ड ऑन फैब्रिकेटेड एविडेंस। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है जिसे गढ़ा गया है, यानी कि एक तरीके से आप क्या करते हो, जालसाजी करके कोई चीज़ निर्मित कर देते हो, उसको बोलते हैं फैब्रिकेट। फैब्रिकेटेड एविडेंस का मतलब हुआ इस तरह के सबूत जिन्हें कि बनाया गया है, जिन्हें निर्मित किया गया है। फैब्रिकेटेड एविडेंस प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स ओन कंसल्टेंट्स। वायर का कहना है, कंसल्टेंट का मतलब हो गया सलाहकार, वायर का कहना है कि उसके खुद के एक सलाहकार के द्वारा फैब्रिकेटेड एविडेंस जो है प्रोवाइड कराए गए, और उनके आधार पे जो है वायर के खिलाफ जो है कुछ कहा गया है ना, यानी कि वायर ने जो स्टोरीज लिखी हैं उनको डिसक्रेडिट किया गया, यानी कि वायर की स्टोरीज़ के बारे में कहा गया कि भाई ये जो स्टोरीज़ हैं ये सही नहीं है, इनकी विश्वसनीयता जो है वो शक के दायरे में है। लेकिन वायर का ऐसा कहना है कि वायर इस बात को मानता है कि भाई वायर की जिन स्टोरीज़ को डिसक्रेडिट किया गया है ना, और जिन एविडेंस के आधार पे किया गया है, ये एविडेंस जो है वो फैब्रिकेटेड है, ये जो एविडेंस है ये गढ़े गए हैं, इन्हें निर्मित किया गया है,
और ये एविडेंस किसने उपलब्ध कराए हैं? प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स ऑन कंसल्टेंट। ये एविडेंस जो है द वायर के ही एक कंसल्टेंट ने उपलब्ध कराए हैं। इट्स रिपोर्टिंग, वायर ने जो रिपोर्ट पब्लिश की रिलेटिंग टू, जो कि संबंधित है द अलीज्ड, अलीज्ड का मतलब है कि भाई कि कथित तौर पर, है ना, कि भाई आपने किसी पे आरोप लगाया है ना, तो अलिगेशन, उसी को कहते हैं एलिगेशन, मतलब आरोप। अलीज्ड कथित तौर पे ये बात द वायर ने पब्लिश की। अलीज्ड प्रिविलेजेस का मतलब हो गया विशेष अधिकार, एंजॉयड बाय अ परपटेड बेनिफिशियरी। परपटेड का मतलब है कि भाई तथाकथित, बेनिफिशियरी ऑफ सोशल मीडिया जाइंट मेटास एक्सचेक प्रोग्राम। देखो सोशल, देखो जाइंट का मतलब क्या होता है? विशाल। अब जाइंट का प्रयोग हम करते हैं कोई विशाल कंपनी है ना, उसके लिए भी हम बोलते हैं जाइंट। तो सोशल मीडिया कंपनी मेटा, इसका एक प्रोग्राम है एक्सचेक प्रोग्राम। अब कुल मिला के जो रिपोर्ट द वायर के द्वारा पब्लिश की गई, उस रिपोर्ट में कथित तौर पे ये कहा गया कि एक व्यक्ति है, तथाकथित एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, और ये विशेष अधिकार किस चीज़ से संबंधित हैं? मेटा से संबंधित हैं, ठीक है, और मेटा के खास करके एक्सचेक प्रोग्राम से संबंधित हैं। अब देखो ये प्रिविलेजेस कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ से लेके और यहाँ तक। प्रिविलेजेस दैट इट क्लेम्ड, यहाँ पे इट आया है द वायर के लिए, कि विशेष अधिकार कौन से हैं? द वायर ने दावा किया, इट क्लेम्ड इंक्लूडेड, कि भाई ये जो विशेषाधिकार है इनमें क्या क्या शामिल है? द राइट टू रिपोर्ट एनी पोस्ट, कि ये जो कथित तौर पे ये जो परपटेड तथा कथित जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम भी हमें आगे बताया जाएगा, ये है अमित मालवीय, ठीक है। अमित मालवीय कौन है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को क्या है? ये अधिकार है, विशेष अधिकार है कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है? टू रिपोर्ट एनी पोस्ट, कि किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट की जो है रिपोर्टिंग कर सकता है ना। होता है ना आपके पास ऑप्शन कि आपको लगता है कोई चीज़ गलत है, या मतलब किसी भी रूप से किसी भी तरीके से कोई चीज़ गलत है, तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हो कि भाई ये फर्जी चीज़ है, ये गलत चीज़ है। एंड हैव इट टेकन डाउन, देखो ये पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पे, है ना। हैव इट टेकन डाउन का मतलब है क्या? टेक डाउन का मतलब होता है किसी को हटाना। आपने कोई पोस्ट डाली और उसे हटा दिया गया, तो उसको क्या कहेंगे? टेक डाउन। एंड हैव इट टेकन डाउन विथ नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कि बिना कोई किसी भी तरह के बिना सवाल पूछे बगैर ये जो व्यक्ति है, इसे विशेष अधिकार प्राप्त है कि ये क्या कर सकता है? किसी भी पोस्ट को हटवा सकता है। हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ मेजर डिबेकल। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो बात की गई थी, ये तो थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हमारा सेंटेंस चल रहा था ये, इट्स रिपोर्टिंग रिलेटिंग टू द अलीज्ड प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय अ परपेटेड बेनिफिशियरी ऑफ सोशल मीडिया जाइंट मेटा एक्सचेक प्रोग्राम हैज़। तो यहाँ पे ये हैज़ किसके लिए आया? इस रिपोर्टिंग के लिए, कि जो रिपोर्टिंग वायर के द्वारा की गई। हैज़ टर्न्ड आउट का मतलब है साबित होना, टू बी होना, अ मेजर डिबेकल, मेजर का मतलब है बहुत ही बड़ी, और डिबेकल का मतलब क्या होता है? हार, या एक तरीके का झटका लगना। तो ये जो रिपोर्टिंग थी एक तरीके से बड़े झटके के रूप में साबित हुई। किसके लिए? द वायर के लिए। क्यों? अमित मालवीय हेड ऑफ द रूलिंग, रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, जो सत्ता में है, बीजेपी नेशनल आईटी डिपार्टमेंट, कि अमित मालवीय कौन है? ये जो सत्तारूढ़ बीजेपी है उसकी उसका जो राष्ट्रीय आईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, जो आईटी सेल है, उसके हेड हैं अमित मालवीय। नेम्ड, अब ये जो अमित मालवीय इसका नाम लिया गया है, नेम्ड, नेम्ड का मतलब है नामित किया गया। जैसे आपने कोई रिपोर्ट लिखवाई किसी व्यक्ति के खिलाफ और आपने किसी व्यक्ति का नाम लिखवाया, तो नेम्ड एज द वन, तो अमित मालवीय जो है इस व्यक्ति का नाम लिया गया है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, हु हैड गॉट एन इंस्टाग्राम पोस्ट रिमूव्ड। देखो ये है पॉजिटिव वर्ब, है ना, हैव, और फिर उसके बाद में आप क्या करते हो? पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हो। इसका मतलब है आपने किया नहीं काम, आपने किसी से करवाया। हु हैड गॉट एन इंस्टाग्राम पोस्ट रिमूव्ड,
तो अमित मालवीय जो है इसका नाम लिया गया है ऐसे व्यक्ति के रूप में, इसको नामित किया गया है ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने एक इंस्टाग्राम पोस्ट को हटवाया, रिमूव करवाया। अब देखो ध्यान देना, ये यहां से और यहां तक ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है अमित मालवीय के बारे में, ठीक है। अब वाक्य हमारा ये है, अमित मालवीय हैज़ फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट। अब अमित मालवीय जो है, इस अमित मालवीय ने भी क्या किया है, एक पुलिस कंप्लेंट जो है वो फाइल की है ना, पुलिस कंप्लेंट दाखिल की है। अलीजिंग, ये आरोप लगाते हुए, अ कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र, बाय द वायर, अमित मालवीय ने वायर के ऊपर एक साजिश करने का आरोप लगाते हुए पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई है। भाई अमित मालवीय ने कहा है कि वायर ने जो है जो कुछ भी लिखा वो षड्यंत्र के तहत लिखा, टू हार्म हिज रेपुटेशन, और जो कुछ भी लिखा गया द वायर के द्वारा वह अमित मालवीय की प्रतिष्ठा जो है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए लिखा गया। थ्रू का मतलब है के माध्यम से, के द्वारा। फॉर्जरी का मतलब है जालसाजी। कुल मिला के वायर ने जो कुछ लिखा जालसाजी का प्रयोग करते हुए, झूठे एविडेंस का सहारा लेकर, और खास करके अमित मालवीय की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया। ये अमित मालवीय ने जो है पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। द दिल्ली पुलिस विद हुम द वायर टू का मतलब है यहाँ पे भी, फाइल का मतलब है दर्ज कराना, दाखिल करना, अ कंप्लेंट अगेंस्ट इट्स कंसल्टेंट। अब देखो ये एक देवेश कुमार एक व्यक्ति हैं जो कि द वायर के कंसल्टेंट हैं, द वायर के ही एक सलाहकार व्यक्ति हैं। अब क्या हुआ है, द दिल्ली पुलिस विद हुम द वायर टू फाइल्ड कंप्लेंट, कि अमित मालवीय ने दिल्ली पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराई है और द वायर के द्वारा भी दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है। किसके खिलाफ, द वायर ने अपने ही एक कंसल्टेंट देवेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। क्या शिकायत दर्ज कराई है देवेश कुमार के खिलाफ, फॉर अलीजेडली का मतलब है कथित तौर पर, परपेट्रेटिंग, फॉर अलीजेडली परपेट्रेटिंग। देखो परपेट्रेट का मतलब होता है कि कोई क्राइम को अंजाम देना या फिर कोई हार्मफुल एक्ट को अंजाम देना। तो देवेश कुमार के खिलाफ द वायर के द्वारा रिपोर्ट कराई गई है कि इस व्यक्ति ने क्या किया है, कथित तौर पर एक अपराध को अंजाम दिया है। फॉर अलिजेडली परपेट्रेटिंग एन इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तृत, यानी कि कोई काम जब डिटेल्ड तरीके से किया जाए, है ना। और हॉक्स, हॉक्स का एन इलेबोरेट हॉक्स, हॉक्स का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, किसी के साथ किसी को डिसीव करते हो, किसी को धोखा देते हो। हॉक्स का प्रयोग दोनों तरीके से किया जाता है, ठीक है, वर्ब के रूप में भी और नाउन के रूप में भी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो एक आर्टिकल लगा हुआ है एन, तो इसका मतलब है क्लियर है यहाँ पे ये जो हॉक्स है नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो हॉक्स का मतलब हो गया अ प्लान टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देने के लिए जो प्लान बनाया जाता है। तो देवेश कुमार के खिलाफ, देवेश कुमार जो कि वायर के ही कंसल्टेंट हैं, द वायर ने दिल्ली पुलिस में जो है शिकायत दर्ज कराई है कि कथित तौर पर इन्होंने जो है अपराध किया। क्या अपराध किया इन्होंने, कि एन इलेबोरेट हॉक्स, इन्होंने एक जो है प्लान बनाया एक तरीके से धोखा देने के लिए, धोखेबाजी के लिए, बाय सबमिटिंग फैब्रिकेटेड डिजिटल प्रूफ। सबमिटिंग का मतलब है सबमिट करते हुए, जमा करते हुए। फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड का मतलब है जिसे कि गढ़ा गया है ना, गढ़ना, या फिर एक कह सकते हो आप कि जालसाजी के माध्यम से किसी चीज़ को निर्मित करना, उसको बोलते हैं फैब्रिकेटेड। जैसे मैंने कहा फैब्रिकेटेड एविडेंस है, इसका मतलब है सबूत है नहीं लेकिन उस सबूत को बनाया गया है, उसे गढ़ा गया है। फैब्रिकेटेड डिजिटल प्रूफ, तो कुल मिला के डिजिटल प्रूफ जो है उनको फैब्रिकेट किया किसने, देवेश कुमार ने। क्यों किया, क्योंकि देवेश कुमार ने एक तरीके का प्लान बनाया धोखेबाजी करने के लिए ना। तो इस बात को लेकर देवेश कुमार के खिलाफ शिकायत दिल्ली पुलिस में जो है दर्ज कराई गई द वायर के द्वारा। अब देखो ध्यान देना, ये यहां से लेके और यहां तक ये है एडिशनल जानकारी। वाक्य है हमारा ये, द दिल्ली पुलिस लॉस्ट नो टाइम। देखो लॉस्ट नो टाइम इसका मतलब क्या है, बिना समय गंवाए, इन सर्चिंग द रेसिडेंसेस ऑफ इट्स एडिटर्स एंड सीज का मतलब होता है जब्त करना, लैपटॉप्स एंड फोन्स, कि
जैसे ही दिल्ली पुलिस के पास में जो भी शिकायत आई, दिल्ली पुलिस ने बिना समय गवाए तुरंत क्या किया, जो भी एडिटर्स हैं, संपादक हैं द वायर के, उनके जो भी आवास हैं उनकी तलाशी ली गई। इसके अलावा जो लैपटॉप्स हैं और जो फ़ोन्स हैं उनको जब्त कर लिया गया। इवन बाय द सेट स्टैंडर्ड्स, इवन बाय द सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रेजेंट रेजिम, इवन बाय यहाँ तक कि जो भी निर्धारित मापदंड हैं, वर्तमान जो व्यवस्था है, वरना देखो रेजिम का मतलब होता है सिस्टम, सरकार, शासन। तो वर्तमान में आप जो कह सकते हो कि जो वर्तमान सरकार है उसके जो भी मापदंड हैं इन डीलिंग विथ, डील विथ का मतलब होता है पेश आना, निपटना, किसी चीज़ से, किसी चीज़ को आप किस तरह से हैंडल करते हो। वोकल डिसेंटर, डिसेंटर का मतलब है कोई व्यक्ति जो कि आपसे असहमति रखता है, तो उसे क्या कहोगे आप, डिसेंटर। वोकल का मतलब होता है मौखिक या फिर मुखर। तो कुल मिला के सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति मौखिक रूप से असहमति जताता है तो उसको सरकार कैसे हैंडल करती है, उसके सरकार के जो मापदंड हैं उनके अनुसार भी अगर हम बात करें ना, तो द हरी शोन, जो जल्दबाजी दिखाई गई, द हरी है ना, जो जल्दबाजी दिखाई गई। अब एक बात ध्यान देना, ये हमारा इस टाइटल को देखना, हैवी हैंडेड हरी। अब देखो ये जो हैवी हैंडेड हरी है ना, अब इसे देखो कितने बेहतरीन तरीके से इस टाइटल को बनाया गया है। ये जो हैवी हैंडेड हरी है ये दोनों पक्षों पे लागू होता है कि यहाँ पे हमने क्या देखा है कि पुलिस के द्वारा भी बड़ी ही जो है जल्दबाजी में जो है तुरंत कार्रवाई की गई, और दूसरी ओर एडिटोरियल के लिए भी कहा गया है कि जो एडिटोरियल द वायर के द्वारा पब्लिश किया गया है ना, उसमें भी जो है कुछ चूक हुई, यानी कि तुरंत ही कि भाई हो सकता है उसकी और ज़्यादा आपके पास पूरे पुख्ता सबूत होने चाहिए थे, पूरा है ना। तो कुल मिला के दोनों पक्षों की ओर से हैवी हैंडेड हरी की गई है ना, तो दोनों पक्षों को जो है आप कह सकते हो डिनोट करता है हमारा टाइटल। आगे देखते हैं। हाँ, तो सरकार के जो मापदंड है ना कि भाई सरकार, अगर कोई भी सरकार की पॉलिसी से असहमति दिखाता है तो सरकार उससे कैसे डील करती है, उससे भी एक कदम आगे जाते हुए द हरी शोन की जो जल्दबाजी दिखाई गई, एंड द सीजर्स, और जो जब्त किया गया ना, सीजर का मतलब है जब्त करना, मेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा जो चीज़ों को, लैपटॉप्स और फोन्स को जब्त किया गया, आर शॉकिंग, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। शॉकिंग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है। The effort seems to be make an example of the wire, कि ये जो प्रयास किया गया है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस के द्वारा ये जो जल्दबाजी दिखाई गई और जो एडिटर्स हैं द वायर के, उनके घरों की तलाशी ली गई, लैपटॉप जब्त किए गए, फ़ोन जब्त किए गए, तो ये जो प्रयास किया गया ऐसा प्रतीत होता है कि इसलिए किया गया ताकि एक उदाहरण जो है वो सेट किया जा सके। द वायर जो है ना, टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ द वायर, कि ये जो द वायर ने किया है इस तरह से आगे कोई और ना कर सके, ठीक है। तो द वायर का तो मतलब एक कोशिश यहाँ पे एक नज़र आती है, ऐसा प्रतीत होता है कि एक कोशिश जो है यहाँ पे दिखाई देती है द वायर को उदाहरण बनाने की। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, द एलिमेंट ऑफ फॉर्जरी इन दिस केस, फॉर्जरी का मतलब हुआ जालसाजी, कि इस केस में जालसाजी का तत्व नज़र आता है। वन कैन नॉट डिसमिस, लेकिन इस बात को हम डिसमिस नहीं कर सकते, इस बात को खारिज नहीं कर सकते। अ पॉसिबल कॉन्स्पिरेसी, कि एक संभावित षड्यंत्र यहाँ पे हो सकता है। अ पॉसिबल कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र। टू डिस्क्रेडिट द वायर, डिस्क्रेडिट करना मतलब किसी को बदनाम करना, कि यहाँ पर एक पॉसिबल कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र ये भी हो सकता है कि द वायर को बदनाम करने की कोशिश की गई है ना, तो इस बात को हम खारिज नहीं कर सकते कि ये संभावना भी यहाँ पर निहित है। मिस्टर मालवीय हैज़ लिमिटेड हिज कंप्लेंट, अब देखो मिस्टर मालवीय ने, है ना, यानी कि मिस्टर अमित मालवीय जो हैं, लिमिटेड का मतलब है सीमित रखना, हिज कंप्लेंट, मिस्टर मालवीय ने अपनी कंप्लेंट को सीमित रखा है। टू इट्स फाउंडर्स एंड द जर्नलिस्ट, मिस्टर मालवीय ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उस रिपोर्ट में किन किन लोगों का नाम लिया गया है, वायर के फाउंडर्स का नाम लिया गया है और उन पत्रकारों का नाम लिया गया है हुज
बाय लाइन्स। देखो बाय लाइन का मतलब क्या होता है, बाय लाइन का मतलब होता है कि जिसके नाम से न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट पब्लिश की जाती। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट जब छपती है तो यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जिस व्यक्ति ने ये रिपोर्टिंग की है ना, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हेडलाइंस दी गई है, ठीक है। तो बायलाइन का मतलब हुआ एक तरीके से न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, है ना, कि भाई, और साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम भी लिखा होता है कि जिन पत्रकारों के द्वारा हुज बायलाइंस अपीयर्ड इन इनिशियल का मतलब है शुरुआती रिपोर्ट्स, कंसर्निंग का मतलब है संबंधित, हिम यहाँ पे आया है अमित मालवीय के लिए, कि अमित मालवीय से संबंधित जो रिपोर्ट द वायर में पब्लिश हुई, उन रिपोर्ट्स को जिन पत्रकारों के नाम से पब्लिश किया गया था उन पत्रकारों का नाम और साथ ही साथ द वायर के फाउंडर्स का नाम अमित मालवीय ने अपनी शिकायत में दर्ज कराया है, ठीक है। फर्दर का प्रयोग किया जाता है, आप कुछ बात कह रहे हो और उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो ना, फर्दर। द कंप्लेंट, कि ये जो शिकायत अमित मालवीय ने दर्ज कराई है, डज नॉट नेम मिस्टर कुमार, इस शिकायत में देवेश कुमार का नाम नहीं है, ठीक है। जबकि देवेश कुमार कौन है? देवेश कुमार वो व्यक्ति हैं जो कि द वायर के कंसल्टेंट हैं और इन्होंने ही कुछ, आप कह सकते हो कि सबूत जो है उपलब्ध कराए, है ना, कि भाई वायर के खिलाफ जो है कुछ सबूत उपलब्ध कराए इन्होंने, ठीक है। हालांकि उन सबूतों के बारे में कहना है वायर का कि भाई ये जो सबूत हैं ये फैब्रिकेटेड हैं। रेजिंग अ डाउट, अब देखो ये जो रिपोर्ट की गई है इसमें मिस्टर कुमार का नाम नहीं है। रेजिंग अ डाउट, तो एक रेज का मतलब है उठाना, है ना, किसी चीज को, तो एक शक जो है वो उठता है, एक शक को उठाते हुए, है ना, एक शक को खड़ा करते हुए, वेदर दिस इज इंटेंशनल का मतलब है जानबूझकर, कि मिस्टर देवेश कुमार का जो नाम नहीं लिया गया रिपोर्ट में, तो क्या एक शक खड़ा होता है यहाँ पर कि ऐसा क्या जानबूझ के किया गया है। द पुलिस शुड नॉट रियली बी इन्वेस्टिगेटिंग, देखो क्या लिखा हुआ है ये, इसको ध्यान से देखना। बी इन्वेस्टिगेटिंग, ये है आपका कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, ठीक है। कोई काम जो जारी है उसको दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं ना। द पुलिस शुड नॉट रियली बी इन्वेस्टिगेटिंग द डिफेमेशन एंगल, कि पुलिस को ऐसा करते हुए नहीं होना चाहिए, यानी कि पुलिस को ये नहीं करना चाहिए, क्या, शुड नॉट रियली बी इन्वेस्टिगेटिंग द डिफेमेशन एंगल, कि ये जो डिफेमेशन एंगल की बात इस पूरे मामले में जोड़ी गई है, ठीक है, मानहानि की जो बात इस पूरे मामले में जोड़ी गई है उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस को नहीं करना चाहिए। क्यों? वो इसलिए, यहाँ पे एफ जो आया ना वो रीज़न देने के लिए आया है, रीज़न बताने के लिए आया है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर क्लियर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट्स दिए गए हैं उनमें ये स्पष्ट है कि प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब है अभियोग, किसी पे मुकदमा चलाना, डिफेमेशन का मतलब है मानहानि, शुड ओनली बी एट द इंस्टेंस ऑफ, एट द इंस्टेंस ऑफ का मतलब होता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ, कि कोई व्यक्ति जब किसी बात, एट द इंस्टेंस ऑफ का मतलब होता है कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ समवन। एग्रीव्ड, एग्रीव्ड का मतलब है जो व्यक्ति आहत हुआ है, जिस व्यक्ति को चोट पहुंची है ना, जिस व्यक्ति को नुकसान झेलना पड़ा है, एग्रीव्ड पर्सन। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं उनसे ये बात स्पष्ट है कि डिफेमेशन के लिए जो अभियोग है वो तभी चलाया जा सकता है जब, कब, जब जिस व्यक्ति का डिफेमेशन हुआ है, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति आहत हुआ है उसकी रिक्वेस्ट पे ही डिफेमेशन केस चलाया जा सकता है। एंड देयर कैन बी नो पुलिस एफआईआर, और इस संबंध में किसी तरह की कोई पुलिस एफआईआर नहीं हो सकती। द केस हाईलाइट्स, अब ये केस जो है इस बात को भी हाईलाइट करता है, इस बात को भी दिखाता है। द कंटिन्यूइंग हजार्ड, कंटिन्यूइंग का मतलब है जो लगातार जारी है, हजार्ड का मतलब है खतरा, ऑफ हैविंग डिफेमेशन ऑन द क्रिमिनल स्टेच्यूट, स्टेच्यूट का मतलब हो गया कानून, कि हमारे जो अपराध से संबंधित जो कानून है, क्रिमिनल स्टेच्यूट का मतलब हुआ कि अपराध से संबंधित जो कानून है उन कानूनों में डिफेमेशन भी जो है शामिल है। तो कुल मिला के ये केस जो है इस बात को रेखांकित करता है, इस बात को हाईलाइट करता है, किस बात के खतरे को दिखाता है कि ये जो डिफेमेशन जो कि लगातार क्रिमिनल स्टेच्यूट में बना हुआ है, टू बी एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी का नाजायज फ़ायदा उठाना, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट करना। बाय इन्फ्लुएंशियल का मतलब है प्रभावी, स्टेट बैक्ड का मतलब है
कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त है, जिसे राज्य का समर्थन प्राप्त है। एक्टर्स है ना, एक्टर्स यहाँ पे आया है उन व्यक्तियों के लिए जिनको है ना, इन्फ्लुएंशियल स्टेट बैक्ड एक्टर्स का मतलब है ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य का समर्थन प्राप्त है, जो काफ़ी प्रभावी हैं। वे क्या कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं किसका, इस डिफेमेशन एंगल का, है ना। ये भाई जो डिफेमेशन है ये क्या है, क्रिमिनल स्टैट्यूट में है, यानी कि डिफेमेशन को लेकर जो है हमारे पास कानून बने हुए हैं। तो कुल मिला के ये जो वर्तमान केस हमें देखने को मिला है, ये इस बात के खतरे को भी दिखाता है कि डिफेमेशन ये जो मामला है इसको उठा के कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रभावी है, जिसे सरकार का सपोर्ट भी प्राप्त है, वो इसका दुरुपयोग कर सकता है ना, इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। रादर देन का मतलब है के बजाय। सिविल रेमेडी का मतलब हो गया एक नागरिक उपचार। टू एग्रीव्ड का मतलब है जिसे नुकसान हुआ है, जिसे चोट पहुंची है, जो आहत हुआ है, ध्यान देना आहत है ना। एग्रीव्ड इंडिविजुअल्स, तो कोई भी एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल का मतलब है कोई भी एक व्यक्ति जो है जो कि आहत हुआ है ना, यानी कि उसको लगता है कि भाई मुझे डिफेम किया गया है, तो उसके लिए उपचार होने की बजाय ये जो डिफेमेशन से संबंधित क्रिमिनल स्टैट्यूट हैं इनका दुरुपयोग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। द कोर्ट्स रिफ्यूज़ल, कोर्ट के द्वारा इस बात को इनकार कर देना। टू डिक्रिमिनलाइज डिफेमेशन, भाई कोर्ट के द्वारा इस बात को इनकार कर देना कि कोर्ट ने क्या किया है कि कोर्ट ने ये जो डिफेमेशन है इसको डिक्रिमिनलाइज नहीं किया है, यानी कि कोर्ट ने, यानी कि जो डिफेमेशन है वो अभी भी क्राइम के अंतर्गत आता है। डिक्रिमिनलाइज कर देने का मतलब है किसी को अपराध की कैटेगरी से बाहर कर देना। तो कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया है कि भाई डिफेमेशन को जो है हम डिक्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ है, डज यहाँ पे आया है। देखो ये जो डज है ना, इसका प्रयोग किया जाता है एम्फेटिक सेंटेंसेस बनाने के लिए, वाक्य पे और ज़्यादा जोर देने के लिए। तो कोर्ट के द्वारा ये इनकार कर देने से क्या हुआ है, ऐड, इसने और भी ज़्यादा ऐड कर दिया है स्टेट पावर की, जो राज्य है, जो सरकार है, उसकी ताकत और बढ़ गई है। टू द आर्मरी, देखो आर्मरी का मतलब होता है शस्त्रागार, आपके पास जो कई सारे वेपन्स हैं, कई सारे हथियार हैं, उसको कहा जाता है आर्मरी। दूसरा जो प्रयोग है आर्मरी का वो किया जाता है उन थिंग्स के लिए, उन क्वालिटीज़ के लिए जिनका की प्रयोग आप किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को पाने के लिए कर सकते हो। ऑफ दोज, तो कुल मिला के कोर्ट का इनकार कर देना, कोर्ट का डिफेमेशन को डिक्रिमिनलाइज करने से इनकार कर देने से क्या हुआ है, राज्य की जो पावर है, ठीक है, कि राज्य का आप कह सकते हो कि जो शस्त्रागार है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया है ना। स्टेट पावर टू द आर्मरी ऑफ दोज, यानी कि वे व्यक्ति, उनको और ज़्यादा आप कह सकते हो कि पावरफुल ताकत उन लोगों को मिल गई है, वेटिंग फॉर, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं। ओकेजनल का मतलब है कभी कभार, लैप्सेस का मतलब है चूक, इन द मीडिया, यानी कि मीडिया में, अब देखो मीडिया जो है इसमें भी कभी कभी छोटी मोटी चूक हो जाती है, ठीक है। और कई बार क्या है, जो लोग हैं है ना, खास करके सरकार से जुड़े हुए लोग जो हैं, उनको बस इसी बात का इंतजार रहता है कि एक आध चूक हुई और बस इस चूक का प्रयोग करके ये जो डिफेमेशन केस है ये किया जा सकता है ना। तो कुल मिला के कोर्ट के द्वारा डिफेमेशन को डिक्रिमिनलाइज करने से इनकार कर देने के कारण क्या हुआ है, उसके कारण जो है ये हुआ है कि जो राज्य की पावर है, ठीक है, उसके द्वारा ये हुआ है कि राज्य की जो पावर है, एड स्टेट पावर टू द आर्मरी ऑफ दोज, यानी कि वे लोग जो हैं उनको और ज़्यादा ताकत मिल गई है ना, उनको और ज़्यादा हथियार प्राप्त हो गए हैं, या फिर उनको, यहाँ पे देखो आर्मरी का जो मतलब है ना, वो आप स्पेशली हथियार नहीं कह सकते, यहाँ हथियार प्रतीकात्मक रूप से कह सकते हो आप। यहाँ हथियारों से मतलब है कुछ ऐसी थिंग्स या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जिनका प्रयोग अब आप अपने उद्देश्य को पाने के लिए कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में लगे हुए हो, आपको अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएं, आप कह सकते हो कि यार अब मेरी जो इंग्लिश है ना, तो मेरी जो आर्मरी है उसमें और भी चीज़ें ऐड हो गई हैं, है ना, यानी कि अब मेरी पावर और ज़्यादा बढ़ गई है ना, इस तरह से भी आप कह सकते हो।
तो कुल मिला के वे व्यक्ति जो कि इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि मीडिया में किसी तरह की कोई चूक हो और डिफेमेशन केस किया जा सके, तो उन्हें और ज़्यादा ताकत कोर्ट की तरफ से मिल गई है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने डिफेमेशन को डिक्रिमिनलाइज करने से मना कर दिया है। द एब्सेंस ऑफ मैलिस, देखो मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना, किसी के प्रति गलत इरादे से कोई काम करना। अ की डिफेंस इन सच केसेस, कि जो डिफेमेशन के केस होते हैं उनमें जो एक मुख्य बचाव होता है वो ये होता है कि आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ लिखा है तो वो आपने दुर्भावना से नहीं लिखा, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ मैलिस, तो इस पूरे केस में हम क्या देखते हैं कि द वायर के द्वारा जो लिखा गया है ना, वो किसी दुर्भावना के चलते नहीं लिखा गया। द एब्सेंस ऑफ मैलिस है ना भाई, एक तो क्या होता है दुर्भावना की, मान लो मेरी आपसे कोई पर्सनल लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई है, कोई पहले से ही दुर्भावना है, और फिर मैंने आपके खिलाफ कोई लेख छाप दिया, ठीक है, पहले से ही मेरी और आपकी कोई लड़ाई चल रही है और मैंने आपके खिलाफ कुछ छाप दिया। तो यहाँ पे द हिंदू हमें बताता है कि भाई द एब्सेंस ऑफ मैलिस, की दुर्भावना का अभाव, जो कि इस तरह के डिफेमेशन केसेस में एक प्रमुख आपका बचाव होता है, इज क्वाइट ऑब्वियस इन द वायर केस। यह इस द वायर केस में पूरी तरीके से स्पष्ट है ना, यहाँ पे हमें जो है दुर्भावना नजर नहीं आती, ठीक है। क्यों ऐसा? इसलिए एज यहाँ पे आया है कारण बताने के लिए। नो वन वुड विलफुली, विलफुली का मतलब है जानबूझकर, पब्लिश अ रिपोर्ट, कि कोई भी मीडिया हाउस जो है वो जानबूझकर एक ऐसी रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करेगा बेस्ड ऑन फैब्रिकेटेड प्रूफ, जो कि जालसाजी के सबूतों पर आधारित है, एंड फेक वैलिडेशन बाय एक्सपर्ट। फेक का मतलब है झूठा, वैलिड का मतलब है किसी चीज को सही करार देना, है ना, उसको कहा जाता है। यानी कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने किसी न्यूज़ को वैलिड करार दे दिया है ना, और झूठे रूप से जो है उसको वैलिड करार दे दिया, ठीक है। ऐसी रिपोर्ट जो कि फैब्रिकेटेड प्रूफ पे आधारित है। तो यहाँ पे देखो ये बात कही गई है कि कोई भी मीडिया हाउस जो है वो फैब्रिकेटेड प्रूफ पे आधारित रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करेगा। क्यों? इसलिए अंडर का मतलब है के तहत, द क्लियर रिस्क ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है? एक्सपोजर का मतलब है भंडाफोड़। भंडाफोड़ का क्या मतलब है? कि भाई इससे आपको ही हानि हो सकती है, कि भाई कोई भी मीडिया हाउस अपने आप को, यहाँ एक्सपोजर से मतलब है हार्मफुल कंडीशन। अब देखो मान लो कोई मीडिया हाउस है, उसने किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठे सबूतों के आधार पे गलत रिपोर्ट पब्लिश कर दी, और बाद में पता चलता है कि जो रिपोर्ट छापी गई ये झूठे सबूतों के आधार पे छापी गई। तो ये जो मीडिया हाउस है ये खुद जो है इसके खुद के लिए रिस्क है, खतरा है। किस बात का? कि भाई इसकी जो है बदनामी हो जाएगी, ठीक है, ये खुद जो है हार्मफुल कंडीशन में आ जाएगा, ये खुद जो है एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। तो कोई यहाँ पे यही बात कही गई है कि कोई भी मीडिया हाउस जो है इस खतरे के तहत, यानी कि एक्सपोजर के खतरे के तहत फैब्रिकेटेड प्रूफ के आधार पे किसी के भी खिलाफ जो है इस तरह की रिपोर्ट जानबूझ के पब्लिश नहीं करेगा, है ना। चूक हो सकती है लेकिन जानबूझ के नहीं करेगा ऐसा काम। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि मीडिया आउटलेट्स, कि जो भी मीडिया संगठन है, यहाँ आउटलेट्स आया एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, शुड अक्नोलेज, अक्नोलेज का मतलब है स्वीकार करना, कि जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए, द पेरिल्स का मतलब है खतरे, जोखिम, ऑफ द इंटरप्ले। इंटरप्ले का मतलब क्या होता है? कि कोई भी, इंटरप्ले का मतलब है दो बातें जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती है और दूसरी पहले को प्रभावित करती है, उसको बोलते हैं इंटरप्ले। इंटरप्ले का मतलब है दो चीज़ों का आपस में जुड़े हुए होना, है ना, उसको हम कहते हैं इंटरप्ले, इंटरैक्शन। द पेरिल्स ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन एडिटोरियल लैक्सिटी। एडिटोरियल लैक्सिटी का मतलब हुआ संपादकीय ढिलाई। संपादकीय, देखो लैक्सिटी का मतलब है प्रॉपर तरीके से ध्यान न देना, इसको कहा गया है लैक्सिटी। तो एट द सेम टाइम फाइनली जो है हमें बताया गया है कि जो भी मीडिया हाउस हैं, जो भी मीडिया संगठन है, उन्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। किस बात को? इन खतरों को समझना चाहिए। क्या? कि इंटरप्ले एक अंतर संबंध है। किन चीज़ों में अंतर संबंध है? बिटवीन एडिटोरियल लैक्सिटी, कि एडिटोरियल प्रकाशित करते वक्त अगर कोई चूक की जाती है ना, प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता, एंड कन्फर्मेशन बायस। देखो बायस का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से पक्षपात, पूर्वाग्रह,
ठीक है, उसके लिए कहा गया है बायस, कि आप किसी भी चीज़ को कंफर्म करते हो, किसी भी चीज़ की पुष्टि करते हो, ठीक है, तो उस पुष्टि के दौरान जो आपके पूर्वाग्रह हैं, जैसे मान लो आप लगातार किसी की आलोचना करते हो, तो आपके दिमाग में उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ पूर्वाग्रह बन जाते हैं। आप मान के चलते हो कि यार ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, गलती करता है ये तो हमेशा। तो कुल मिला के जब आप किसी भी चीज़ को कंफर्म करना चाहते हो तो आपको अपने पूर्वाग्रहों पर भी गौर करना चाहिए। तो कुल मिला के कंफर्मेशन बायस और एडिटोरियल लैक्सिटी जो है ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरी को, यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है ना आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इन असेसिंग, असेस का मतलब है किसी चीज़ को इवेल्युएट करना, किसी चीज़ को मूल्यांकन करना। अ पोटेंशियल स्टोरी, एक संभावित, यहाँ स्टोरी से मतलब है लेख, कि कोई भी न्यूज़पेपर में आपको लेख लिखना है, प्रकाशित करना है, कोई भी संभावित स्टोरी आपके पास है, उसका मूल्यांकन करते वक्त मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि बहुत ही गंभीर खतरे हैं किस चीज़ के। उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए कि एडिटोरियल लैक्सिटी और आपके जो कन्फर्मेशन बायस हैं इनमें आपस में जो है बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। तो कुल मिला के प्रॉपर ध्यान दिया जाना जरूरी है।